Jai Hind everyone. Welcome again to Soldier Unplugged. And today we are meeting again to discuss the very first topic of our history syllabus, that is Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization या सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारे प्राचीन इतिहास का, एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक होगा जो हम डिस्कस करेंगे। और हिस्ट्री को, जैसा कि हमने हमारे सिलेबस वाले वीडियोस में भी देखा था कि कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री हमारे सिलेबस का, तो हम हिस्ट्री को इस तरह से कवर करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से समझ आए और आप अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकें ताकि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेक्चर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है आपके लिए। पहले लेक्चर में यानी आज के लेक्चर में हम इसके ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होगा सिर्फ इंपॉर्टेंट साइट्स और उनके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में, ताकि आपको सेग्रीगेटेड येट कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिले और किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो और रिविजन में भी आपको आसानी हो। सो लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर। हेयर यू कैन सी, ये एक सील है, सील की पिक्चर मैंने आपको लगाई है सिर्फ एक रेफरेंस देने के लिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सील्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें जो पिक्चर्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। दिस इज द प्रीव्यू, ये हमारा इंडेक्स है आज के लेक्चर का। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ सिविलाइजेशन। आपने हमेशा सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। हम इस सिविलाइजेशन वर्ड के बारे में जानेंगे, आखिर ये शब्द है क्या, व्हाई ओनली दिस वर्ड इज यूज्ड, व्हाई नॉट एनी अदर वर्ड। देन वील मूव टू व्हाई द नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों है, हमने किसी और नाम से इसको रेफर क्यों नहीं किया, हम इसके बारे में जानेंगे। देन विल मूव टू इंट्रोडक्शन, हम एक ओवरव्यू लेंगे आईवीसी का, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। देन वी विल मूव टू द टाइमलाइन एंड ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। हम देखेंगे कि सभ्यता किस तरह से ओरिजिनेट हुई, किस तरह से प्रोसीड हुई और किस तरह से उसका डिक्लाइन हुआ और किस क्षेत्र में इस सभ्यता का विस्तार था। हम ये सब बहुत डिटेल में देखेंगे। Then we will move to specific characteristics of Indus Valley Civilization. इस सभ्यता की कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी जो इसे दूसरी सभ्यताओं से अलग बनाती हैं, हम ये जानेंगे। And last we will have decline of Indus Valley Civilization. जैसे ही किसी सभ्यता का आरंभ होता है जिस प्रकार, उसी प्रकार उसका अंत भी होता है और उस अंत के कुछ कारण होते हैं, तो उन कारणों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह से डिक्लाइन हुआ था इतनी वास्ट सिविलाइजेशन का। दिस इज द मैप। आप एक बार स्क्रीन पे देखें एंड यू कैन सी देयर आर वेरियस साइट्स मेंशन्ड लाइक सुत्का गेंडोर, मोहेंजोदाड़ो, मेहरगढ़, आमरी, चन्हुदाड़ो, कोटदिजी। आप ये जो साइट्स के नाम देख रहे हैं ये आईवीसी की साइट्स हैं। आईवीसी की साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में फैली हुई थी। पहले वो इंडिया का ही पार्ट थी, बट लेटर पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ है उसके बाद कुछ साइट्स पाकिस्तान में पाई जाती हैं और कुछ साइट्स इंडिया में पाई जाती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, वी कैन सी दिस रिवर, इंडस रिवर राइट हेयर। लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। दिस रिवर राइट हेयर, इंडस रिवर। हम देख सकते हैं कि जितनी भी साइट्स हैं वो हमारे रिवर के आसपास ही हैं, ऑल द साइट्स। चाहे आप नॉर्थ से लेके इधर सदर्न पोर्शन तक देखें, इस मैप के सदर्न पोर्शन तक देखें, सारी साइट्स आपको इस नदी के किनारे ही मिलेंगी। एंड व्हाई इज इट सो? क्योंकि किसी भी सिविलाइजेशन का एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर होता है कि सारी सभ्यताएं जो हैं नदी के आसपास ही ओरिजिनेट होती हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सभ्यताओं के ओरिजिन के लिए या सभ्यताओं के फ्लरिश होने के लिए हमें इरिगेशन चाहिए, हमें एग्रीकल्चर चाहिए, हमें फूड सफिशिएंसी चाहिए। और फूड सफिशिएंसी आपको तभी मिल सकती है जब आपका एग्रीकल्चर प्रॉपर हो। और एग्रीकल्चर प्रॉपर कैसे होगा? जब आपके पास इरिगेशन की सारी सुविधाएं हो, सुविधाएं ना सही तो एटलीस्ट वाटर सप्लाई आपके पास इनफ हो। और वाटर सप्लाई पहले के प्राचीन भारत में हमें सिर्फ एक ही जगह से मिल सकती थी, वो है नदियों से। इसलिए इंडस के किनारे ही आपको इस सभ्यता का विकास दिखेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। We will move why the name Indus Valley Civilization. See, majority of sites are situated on the bank of Indus River.
which is now in Pakistan. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम साइट्स इस सिविलाइजेशन की सिंधु नदी इंडस रिवर के आसपास ही फैली हुई थी, वहीं ओरिजिनेट हुई थी, वहीं फ्लरिश हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। इट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि इस सभ्यता का एक नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है। एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड। जब इस सभ्यता का खनन हो रहा था, उत्खनन हो रहा था, या हम कह सकते हैं एक्सकवेशन हो रहा था, जब इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था, तो हड़प्पा वो पहली साइट थी जो एक्सकवेट की गई थी, जिसका डिस्कवरी हुआ था। इसलिए चूंकि वो पहली साइट थी, पहला स्थल था, इसकी वजह से इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रखा गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Recently, Indus Valley Civilization has been renamed as Sindhu Saraswati Civilization. ये करंट टॉपिक है, ये करंट ट्रेंड में चल रहा है, तो आई थॉट यू शुड नो अबाउट दिस। इस सिविलाइजेशन को सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का नाम भी दिया गया है। कहाँ पे? क्लास 6 की एनसीईआरटी की नई बुक्स जो पब्लिश हुई हैं, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से भी रेफर किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस वक्त, इस समय में, करंट सिनेरियो में, इंडिया में जो घाघर रिवर है और पाकिस्तान में जो हाकरा रिवर है, वो सरस्वती रिवर का ही ट्रिब्यूटरी है। दोनों जो रिवर्स हैं वो सरस्वती रिवर की ही पार्ट है, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना गया है। Here are some pictures related to this civilization. यहाँ पे आप कुछ सील्स देख सकते हैं जिन पे अलग अलग तरह की पिक्चर्स, मोटिव्स बने हुए हैं। Here it is a pot which shows कि पॉटरी कल्चर प्रेवलेंट था हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ऐसा नहीं था कि वो बस हंटर गैदरर्स थे, वो या फिर वो बहुत सेटलमेंट के रॉ फेज में थे, बहुत ही प्रिमिटिव फेज में थे। नहीं, वो आर्ट एंड कल्चर से पूरी तरह से परिचित थे, भली भांति परिचित थे। उसका प्राइम एग्जाम्पल है ये डांसिंग गर्ल का स्टैचू जो मोहनजोदारो से मिला है। इट इज़ अ ब्रॉन्ज स्टैचू। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय भी कला का इतना अच्छा प्रदर्शन करना, इतनी अच्छी आर्टिस्टिक चीज़ें बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोमिनेंट है, एक बहुत खास सिविलाइजेशन बन जाती है अपने कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस में से। नाउ वी विल सी दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन अर्बन, प्रोटोहिस्टोरिक एज वेल एज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ये वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं 3 आपके लिए, ये ध्यान देने वाले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी है सिविलाइजेशन थी? अर्बन, प्रोटोहिस्टोरिक और ब्रॉन्ज एज। अर्बन यानी कि शहरीकरण था, नगरीकरण था उस सिविलाइजेशन का, ग्रामीण सिविलाइजेशन नहीं थी वो। वहाँ पे ट्रेड, इकोनॉमी, सब कुछ बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा था, जो उसे अर्बन सिविलाइजेशन बनाता है। दूसरा, ये वर्ड आपके लिए शायद नया हो और ये जानने योग्य ये वर्ड है, प्रोटोहिस्टोरिक। प्रोटोहिस्टोरिक का मतलब होता है हिस्ट्री के उस काल की चीज़ें जहाँ पे स्क्रिप्ट का यूज़ तो हुआ है, लैंग्वेज का यूज़ तो हुआ है, बट उस लैंग्वेज को डिसाइफर नहीं किया जा सका है। हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम आगे देखेंगे कि स्क्रिप्ट का यूज़ हमें मिला है, बट उन लेटर्स को या उन पिक्चर्स को हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं अभी तक कि उनके मायने क्या हैं। दैट इज़ वाई this civilization is referred as a proto-historic civilization and is a Bronze Age civilization. It was a Bronze Age civilization. यहाँ पे ब्रॉन्ज का काफ़ी वृहद स्तर पे इस्तेमाल हुआ है, काफ़ी बड़े स्तर पे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, ब्रॉन्ज मेटल का। And this civilization developed between 2500 to 1900 BC. ये इस IVC का मैच्योर फेज था। 2500 to 1900 BC का जो काल था, जो टाइम पीरियड था, वो IVC का मैच्योर फेज था, सबसे मैच्योरेस्ट फेज था। इस समय पर ट्रेड, इकोनॉमी, सोसाइटी, एवरीथिंग वाज फ्लरिशिंग वेरी वेल। ये पीक पे थी सिविलाइजेशन इस काल के अंदर। वन ऑफ द लार्जेस्ट अमंग्स कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी। और उसकी समकालीन सभ्यताएं क्या थी? इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन एटसेट्रा। ये वर्ल्ड के, विश्व के अलग अलग हिस्सों में ये सभ्यताएं भी थी, ये इनका ओरिजिन हुआ था, ये भी फ्लरिश कर रही थी
आईवीसी के समकालीन ही, पर उनमें से आईवीसी सबसे बड़ी थी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आईवीसी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे ट्रेड का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। वील सी इन अपकमिंग स्लाइड्स, and that is why it was one of the largest amongst the contemporary civilizations. Now this is an important point. Discovery of IVC was announced by John Marshall. सबसे पहले इसका जो खोज किया था, इसकी खोज के बारे में अनाउंसमेंट की थी जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल थे डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, एंड ASI इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, उन्होंने 1924 में 1924 में ये अनाउंस किया था कि हमें एक नई सभ्यता का पता चला है, हमने एक नई सभ्यता को खोजा है। एंड हियर वी कैन सी टाइमलाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए लगाया हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार इस सभ्यता का उदय हुआ था, किस प्रकार ये फ्लरिश हो रही थी, अपने पीक फेज में थी, और फिर किस तरह से वो अपने लेटर फेज में, डिक्लाइनिंग फेज में गई थी। सो द टोटल टाइमिंग, जो पूरा टाइम था यहाँ पे, वो 3300 टू 1300 BC था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम लाइन था वो 3300 टू 1300 BCE था। इसका अर्लीस्ट फेज था 3300 टू 2600 BC, जो एकदम प्रिमिटिव स्टेज थी, एकदम ओरिजिन वाली स्टेज थी। लोग धीरे धीरे सेटल हो रहे थे, ग्रुप्स बना रहे थे, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। दैट वाज द अर्लीस्ट फेज। देन केम मैच्योर फेज, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मैच्योर फेज। यहीं पे सारी चीज़ें, हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स निकले थे, यहीं पे ट्रेड और इकोनॉमी की बात हुई थी, यहीं पे हम रिलीजन की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, आईवीसी के सोसाइटी की बात करते हैं। ये सब मैच्योर फेज का पार्ट है, और वो था 2600 टू 1900 BC। देन केम द लेट फेज और डिक्लाइनिंग फेज, जहाँ पे धीरे धीरे इसका पतन शुरू हुआ था, इस सभ्यता का धीरे धीरे पतन शुरू हुआ था, अलग अलग कारणों से। हम देखेंगे वो कारण आगे क्या है। 1900 टू 1300 BC, 1300 BC आते आते इस सभ्यता का पतन हो गया था। नाउ हियर इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल में एक एक टाइमलाइन को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे 6500 टू 5000 अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग एरा था, अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग एरा था 6500 टू 5000 BC। अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग एरा से मतलब है कि बहुत ही शुरुआत वाला समय काल, बहुत ही ओरिजिन वाला समय काल, प्रिमिटिव स्टेज एकदम, जहाँ पे लोग थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें बहुत तरीके नहीं पता थे, बहुत वो जानते नहीं थे चीज़ों के बारे में, ना वो ज़्यादा टूल्स का यूज़ जानते थे, ना वो ज़्यादा इरिगेशन के मेथड्स जानते थे। इट वॉज अ वेरी प्रिमिटिव एज, जहाँ पे सिर्फ अपना पेट भरने के लिए लोग एग्रीकल्चर शुरू कर रहे थे। देन केम रीजनलाइजेशन एरा। रीजनलाइजेशन एरा मीन्स लोगों ने कुछ कुछ जगह पे सेटल होना शुरू किया इन ग्रुप्स, रीजन्स में, इन सर्टेन रीजन्स जो उनके लिए कन्वीनियंट था जोग्राफिकल तरीके से, वेदर, क्लाइमेट, जहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी थी, जहाँ पे वो अपना एग्रीकल्चर फ्लरिश कर सकते थे। उस तरह उसके लिए इन लोगों ने रीजनलाइज होना शुरू किया था, जगह जगह पे सेटल होना शुरू किया था इन ग्रुप्स। देन ये हमने पढ़ा हुआ है कि 3300 टू 2600 में अर्ली हड़प्पन फेज था। देन केम इंटीग्रेशन एरा और द मैच्योर हड़प्पन फेज, एंड देन केम लोकलाइजेशन और लेट हड़प्पन फेज। जैसे ही जिस तरह से विस्तार हुआ था इस सभ्यता का, उसी प्रकार से ये सभ्यता संकुचित होना शुरू हुई थी लेट हड़प्पन एरा में, जहाँ पे डिक्लाइन हो रहा था तो लोग संकुचित होना भी शुरू हो रहे थे। दैट इज वाई लोकलाइजेशन एरा। एंड देन 1300 टू 300 BC इज पोस्ट इंडस ट्रेडिशन, जो हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स का पार्ट होगा। नाउ जस्ट लुक एट दिस मैप वंस। ये हड़प्पन साइट्स हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आईवीसी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पाकिस्तान और इंडिया दोनों में फैली हुई हैं, हमें दोनों जगह से मिली हैं। And this map shows the sites which are present in India. जो इंडियन टेरिटरी में इस समय साइट्स हैं, हड़प्पन साइट्स हैं, ये मैप उनके बारे में दिखाता है। कौन कौन सी साइट्स हम देख लेते हैं। बनावली है, राखीगढ़ी है, कालीबंगन एंड धौलावीरा, लोथल, आलमगीरपुर। This Mohenjo-daro and Harappa, they were initially part of Indian territory जब पार्टीशन नहीं हुआ था, but later now at this current time they are in Pakistan. And this is the map जो सारी sites को दिखाता है, be it in Pakistan or in India.
ये सारी साइट्स को ये मैप शो करता है। आप जब इस लेक्चर का रिविजन करेंगे, प्लीज गो थ्रू दिस मैप वंस अगेन, यू विल गेट टू नो कि किस तरह से साइट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थी और हाउ वेल दीज साइट्स वर ओरिजिनेटेड और सेटल्ड, कि यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं लोगों ने अपने हिसाब से अवेल कर रखी थी, इसी वजह से ये इन साइट्स पे सेटल हुए थे। और साइट्स के बारे में डिटेल लेक्चर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें मैं आपको हर पर्टिकुलर साइट के पर्टिकुलर फीचर्स के बारे में बताऊंगी। नाउ देयर वाज अ बाउंड्री टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसी भी सभ्यता की या किसी भी राज्य की, अगर हम थोड़ा सा लेमन टर्म में बात करें, तो किसी किंगडम की या किसी डायनेस्टी की हमारे पास बाउंड्री होती हैं। जैसे हमारे करंट सिचुएशन में आवर कंट्रीज हैव सर्टेन बाउंड्रीज, वैसे ही इस सिविलाइजेशन की बाउंड्रीज थी। नॉर्दर्न बाउंड्री थी, सदर्न बाउंड्री थी, ईस्टर्न बाउंड्री थी एंड वेस्टर्न बाउंड्री थी। और वो बाउंड्रीज क्या थी, वील सी हियर। नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ आईवीसी वाज मांडा, ठीक है, इट वाज मांडा विच वाज इन JNK, जम्मू एंड कश्मीर। और वो किस नदी के किनारे पे थी, चेनाब रिवर के किनारे पे थी। ये ध्यान देने वाली चीजें हैं, ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे ही पूछी जाती हैं, मैच द फॉलोइंग में और फैक्चुअल क्वेश्चंस में और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस। The northern boundary of IVC was Manda, which is in JNK, and it was on bank of Chenab River. Then eastern boundary was in UP, Uttar Pradesh, named Alamgirpur. Eastern boundary जो थी वो आलमगीरपुर थी, उत्तर प्रदेश में थी और वो हिंडन नदी के किनारे पे थी। Southern boundary was in Maharashtra, which is in and the name of the place was Daimabad. महाराष्ट्र जो था, महाराष्ट्र का दैमाबाद, वो सदर्न बाउंड्री थी आईवीसी की और वो गोदावरी रिवर के किनारे पे थी। एंड वेस्टर्न बाउंड्री जो थी वो सुतका गेंडोर थी, बलोचिस्तान में, जो पाकिस्तान का हिस्सा है अब, और वो थी दाश्क या दाश्त रिवर के किनारे। दाश्क और दाश्त इट्स द सेम थिंग, रिवर का नाम है, पाकिस्तान में पाई जाती है बलोचिस्तान रीजन में, और वहाँ का सुतका गेंडोर जो एरिया था वो वेस्टर्न बाउंड्री थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नाउ वी विल सी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम आ जाते हैं कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ऐसे कौन से सेलियंट फीचर्स थे जिसकी वजह से ये सभ्यता इतनी ज़्यादा प्रचलित है, इतनी ज़्यादा चर्चित है और जिसकी वजह से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही पिक्चर्स हैं जो हमें एक्सकवेशन के बाद ली गई थी आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। ये वही पिक्चर्स हैं। इट शोज कि हाउ वेल द civilization was planned. You can see these brick walls and all, and you know it is Great Bath which is in Mohenjo-daro. So we can see how well planned, well structured the civilization was, and that too such a long time ago. सबसे पहले हम आते हैं रिलीजन के बारे में। वहाँ का रिलीजन कैसा था, सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में धार्मिक व्यवस्था क्या थी, हम उसके बारे में देखते हैं। ये कुछ सील आप देख सकते हैं, एक सील है ये जो पाई गई थी एक्सकवेशन के दौरान, और इस पे जो ये मोटिव बना हुआ है इसको पशुपति सील कहते हैं, इस सील को पशुपति सील कहते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये डिसाइफर किया था कि जो ये मोटिव है ये लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करता है। दिस पशुपति रिप्रेजेंट्स टू लॉर्ड शिवा, जो कि ऐसे योगासन में बैठे हुए हैं और इनके चारों तरफ एनिमल्स हैं, बुल है, ऑक्स है, डियर्स हैं, टाइगर है। तो दिस शोज कि कुछ ना कुछ तो धार्मिक था वहाँ पे, कुछ ना कुछ रिलीजन एंगल था सोसाइटी में इंडस वैली की। ऐसा नहीं है कि वो रिलीजन से बिल्कुल ही परे थे, उनको कोई आइडिया नहीं था, ऐसा नहीं है। दे हैड सम अमाउंट ऑफ सम एलिमेंट ऑफ रिलीजन इन देयर सिविलाइजेशन। यूज ऑफ स्क्रिप्ट, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिक या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को प्रोटो हिस्टोरिक तभी कहा जाता है जब वहाँ पे स्क्रिप्ट का यूज हुआ हो, लैंग्वेज का यूज हुआ हो। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। नाउ हियर यू कैन सी, जस्ट टेक अ लुक, ये आपको कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं। इसी प्रकार के कुछ सिंबल्स हमें मिले हैं धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। हमें एक साइन बोर्ड मिला है जहाँ पे कुछ ऐसे सिंबल्स मिले हैं, एंड
इट वॉज क्वाइट क्लियर कि ये किसी प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसे डिसाइफर नहीं किया जा सका है कि उन लेटर्स का या इन सिम्बल्स का मायने क्या है, मतलब क्या है। दे वर फाउंड इन अ वेरी प्रोमिनेंट वे। एक सील पे ये मेंशन थे ये सिम्बल्स, धौलावीरा से मिले हैं जो कि गुजरात में है, बट वी कुडंट डिसाइफर दीज सिम्बल्स। नाउ वी आर कमिंग टू डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड एज आई टोल्ड यू, जिस प्रकार ओरिजिन हुआ था सिविलाइजेशन का, उसी प्रकार डिक्लाइन भी हो रहा है सिविलाइजेशन का। तो अब हम डिक्लाइन की तरफ बढ़ चुके हैं और हम देखेंगे कि वो क्या पॉसिबल रीजंस थे जिनकी वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ है। सबसे पहली है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। कुछ हिस्टोरियंस का, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि आर्यंस आए थे, आर्यंस वर द इन्वेडर्स, वो बाहरी क्षेत्र से आए थे, उन्होंने इन्वेड किया था, संघर्ष हुआ था इंडस वैली के लोगों में और आर्यंस में, एंड आर्यंस फाइनली ओवरपावर्ड देम एंड दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर देम, और दे जस्ट ओवरपावर्ड देम। देन देयर इज अ एक्सेसिव फ्लड एक्टिविटी। अ फ्यू आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो कंसीडर दिस कि एक बहुत वास्ट स्केल पे फ्लड आई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसने जो मेन प्रोमिनेंट अर्बन सेंटर्स थे सिविलाइजेशन के, लाइक मोहनजोदारो, हरप्पा, चन्हुदारो, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट रीजन विच इज़ कंसीडर्ड रिगार्डिंग डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन कम द क्लाइमेट चेंजेस विच इज ऑनसेट ऑफ एरिडिटी। एक ग्रुप है आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन का जो मानता है कि फ्लड की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ था, और वहीं दूसरा ग्रुप है जो ये मानता है कि ड्रॉट की वजह से, सूखे की वजह से, वेदर में चेंजेस आने की वजह से सूखा पड़ा, ड्रॉट आया, और उस वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ था। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड, नाउ इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न जो कंसीडर किया जाता है सभ्यता के पतन के लिए, कि जो भी ट्रेड चल रहा था, जो भी व्यापार व्यवस्था थी, उसका पतन हो गया, वो नष्ट हो गई थी किन्हीं कारणों की वजह से। और कहीं पे भी जब व्यापार नहीं होता है, जब चीज़ों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं हो रहा है, तो उस सभ्यता का पतन होना निश्चित है। बहुत स्टैग्नेंसी आ जाती है उस सिविलाइजेशन में, किसी तरह की ग्रोथ और डेवलपमेंट का स्कोप नहीं रह जाता है। सो फाइनली दैट सिविलाइजेशन विल डिक्लाइन, और यही हुआ आईवीसी के केस में भी, एज पर अ फ्यू हिस्टोरियंस। हेल्थ इश्यूज ऑफ रेसिडेंट्स, चेंजेस इन सरस्वती वैली, चेंजिंग एग्रीकल्चरल रेजीम्स, ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके बारे में अभी बहुत वृहद रिसर्च नहीं हुई है, बहुत वास्ट रिसर्च नहीं हुई है इनके बारे में। अ लॉट नीड्स टू बी डन रिगार्डिंग दीज रीजंस ऑफ डिक्लाइन, बट जो प्रोमिनेंट रीजंस हैं जो हमें ध्यान रखने वाले हैं वो यही हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी गई थी, एक्सेसिव फ्लड एक्टिविटी हुई थी, क्लाइमेटिक चेंजेस हुए थे जिसके कारण एरिडिटी या ड्रॉट या सूखे जैसी सिचुएशन उत्पन्न हुई थी, और डिक्लाइन ऑफ ट्रेड हुआ था। These four reasons are to be noted by us, ये important है, और इन्हीं पे फास्ट रिसर्च चल रही है, अभी भी ये into the process of research है कि इनके बारे में और चीज़ों का पता लगाया जा रहा है। ये जो रीजंस हैं ये कुछ लोगों ने दिए हैं अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग या अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, बट इन पे कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस लेक्चर। हमने देखा आईवीसी क्या है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हाउ इट ओरिजिनेटेड, हाउ इट फ्लरिश्ड, हाउ इट डिक्लाइंड। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट वुड बी कॉन्सेंट्रेटेड प्योरली ऑन द इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ आईवीसी। हम एक एक साइट के बारे में पढ़ेंगे, उसको मैप पे लोकेट करेंगे और देखेंगे कि हर साइट के बारे में इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।